डाइपोल मोमेंट्स। तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। ठीक है। तो एनसीईआरटी में जो है डाइपोल मोमेंट दिया है और बहुत यहाँ डिटेल तो नहीं दिया है, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के सब में डाइपोल मोमेंट है, तो मैं सब एक साथ पढ़ा दूँगा। ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट भी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पढ़ेंगे, तो देखो कोवैलेंट बॉन्ड दो तरीके से होता है, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। तो आप कहाँ पढ़ेंगे? पोलर में। लेकिन लगते हैं डाइपोल मोमेंट्स, यानी कोई दो पोल होगा वो चलता होगा। तो यहाँ इसका मतलब है कि आपको जो मैं एक चीज़ पढ़ाया था कि एक मीना हो और एक लीना हो, पढ़ाया था ना। कोई दो नॉन मेटल हैं ए और बी, और इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसमें एक आइटम जो हो मीना हो और एक कैसा हो? लीना हो। मीना का मतलब होता है मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव आइटम्स, और लीना का मतलब होता है लेस इलेक्ट्रॉन निगेटिव आइटम्स। यानी पोलर जो आपका मॉलिक्यूल कोवैलेंट बॉन्ड पोलर वाला होगा उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, लिखो डाइपोल में आगे पोलरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड्स। यानी आप कहाँ पढ़ेंगे? कौन से बॉन्ड में? कोवैलेंट बॉन्ड। तो लिखिए पोलरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो पोलरिटी अगर कोवैलेंट बॉन्ड में है तो एक मीना और एक लीना है। तो अगर ये मीना होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ऑर्डर पढ़ाया था फोन, तो आपको फ़ोन लगाना होगा यहाँ भी ऑर्गेनिक में हर जगह। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा विड्रॉ करेगा तो इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसको जो है तो डाइपोल भी इधर होगा, बस इसमें एक रिप्रेजेंट होता है कि इसको हेलीकॉप्टर की तरह बना दो। यानी डाइपोल मोमेंट जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उधर ही डाइपोल होता है, बस इसका रिप्रेजेंट ये हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा डाइपोल भी उधर होता है, बस रिप्रेजेंटेशन इतना हो जाएगा। तो अगर कोई भी आप दो नॉन मेटल हैं, एक मीना है और एक लीना है, तो उसमें आप डाइपोल पढ़ेंगे। तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद करना होगा जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ ईएन। ईएन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। तो मैंने बोला था फ़ोन लगा दो, तो जब आप फ़ोन लगा देंगे तो यही में आपको देखना होगा। ठीक है, ये आपको याद करना होगा क्योंकि ये मैं हर जगह यूज करूँगा। तो देखो इसमें कोई आगे होगा तो ये मीना होगा, इसी में कोई पीछे होगा तो लीना होगा। भाई यही पहचान है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम होती है, इसकी भी सेम होती है। तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ये करेगा उतने ये भी करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ये करेगा उतने ये भी करेगा। तो ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। यानी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, या इसी बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इस पे एक चार्ज आएगा निगेटिव और एक चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इसे आप चाहो तो Q1 और Q2 मान लो, चाहे आप Q पॉजिटिव Q निगेटिव मान लो। तो चार्ज जब होगा तो इसके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी, ये दूरी होगी। कोई भी अगर कोई दो नॉन मेटल हैं और एक मीना और एक लीना है तो उनके बीच में कोई दूरी होगी। तो जब दूरी होगी तो एक फार्मूला निकल के आएगा। डाइपोल मोमेंट को म्यू से करते हैं, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? चाहे ये चार्ज लो चाहे ये चार्ज लो, लेकिन साइन नहीं लेना है, किसी एक चार्ज को लोगे तो इसे बोलेंगे Q, और इनके बीच में जो दूरी इसे बोलते हैं R। तो ये आपका फार्मूला बन के आएगा म्यू इक्वल टू Q इंटू R। चार्ज को साइन के साथ नहीं लेना है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, जितना चार्ज इस पे होगा उतने चार्ज इस पे होगा। तो साइन का मतलब नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लेंगे, यानी गिनती लेंगे। तो चार्ज की गिनती इनटू दूरी को बोलते हैं म्यू, यानी डाइपोल मोमेंट। तो इसका डिफिनीशन लिख लो, ये बना के नीचे डिफिनीशन लिखो।
डिफिनेशन लिखिए, इट इज़ डिफाइंड एज, it is defined as the product of the magnitude of the charge, the product of the magnitude of the charge, the product, it is defined as the product of the magnitude of the charge and the distance between the center of, and the distance between at the distance between the center of positive and negative charge. सेम ये लिखा हुआ है, क्या कहेंगे, दो अगर नॉन मेटल हैं, एक पोलर होंगे, एक मीना और एक लीना होगा, तो उनके चार्ज की मैग्नीट्यूड्स, तो लिखा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी साइन के साथ नहीं, सिर्फ गिनती, एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ, यानी दो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की दूरी को, इसको बोलते हैं, इसी के प्रोडक्ट यानी इसकी मल्टीप्लाई को बोलते हैं म्यू। क्लियर हो गया? तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू आर या Q इंटू एल। अब उसमें R और L में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो अब आप लिखेंगे इसकी यूनिट, तो लिखो यूनिट, तो दो यूनिट होती है, एक होता है MKS और एक होता है CGS। तो आप MKS यूनिट में लिखो, Q को बोलते हैं कूलाम, यूनिट में लिखेंगे कूलाम इंटू आपके आर का मतलब मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। तो ये तो MKS यूनिट हो गया, ये यूनिट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट लिखा हुआ है, Q को कूलाम और R को मीटर बोल दिया, तो कूलाम इंटू मीटर्स। NCERT में देखो लिखा होगा कूलाम इंटू मीटर, तो इससे सवाल नहीं आता है, जो आप पढ़ोगे उससे सवाल नहीं आता। सवाल हमेशा आता है इस पर CGS यूनिट यानी ESU में। तो आप पढ़ के जाते हैं ये, और सवाल कहीं होता ही नहीं। तो आपका सवाल कब आएगा, कैसे आएगा, वो भी ज़रूरी है। तो अगर इसकी वैल्यू देखा जाए तो NCERT में देखोगे तो ये वैल्यू दिया होगा, क्या दिया होगा, अगर कूलाम और मीटर को एक यूनिट होती है डिवे, जिसे कैपिटल D कहते हैं, तो आप एक लाइन नीचे और लिख लो, तो फिर इसको समझाता हूँ। लिखिए, डायपोल मोमेंट इज़ यूजली expressed in dBA. Dipole moment is usually expressed in dBA, DEBYE। तो डायपोल मोमेंट को एक्सप्रेस करते हैं, डायपोल मोमेंट इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन dBA, NCERT में लिखा हुआ है। और ये dBA भी कहने में दिक्कत होती है, DEBYE, इसे बोलते हैं कैपिटल D। तो सबसे अच्छा होता है D लिख दो। अब D से कुछ ना समझ लेना, ये D का आगे लिखा होता हमेशा D। तो अब यूनिट चेंज करना होगा, यानी कूलाम और मीटर्स भी बराबर U होता है डायपोल मोमेंट, और dBA बराबर भी डायपोल मोमेंट, यानी दोनों यूनिट हैं। तो अगर आपसे कन्वर्जन किया जाए कि एक dBA बराबर क्या होगा, यानी 1D, तो 1 dBA बराबर क्या होगा, तो NCERT में लिखा होगा 3.3 करके लिखा होगा इंटू 10 के पावर -30 लिखा है सेंटीमीटर्स, कूलाम इंटू मीटर, सॉरी कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं, CM का मतलब होता है कूलाम इंटू मीटर। तो यूनिट लिख लो इसको भी, 3.3 ऐसे लिखा होगा इंटू 10 के पावर -30, यहाँ लिखा होगा C इंटू M। तो C का मतलब क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर। तो ये तो आपको NCERT में लिखा है, कभी भी यूनिट की ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा सवाल जो लगाएंगे वो आपको ESU इंटू सेंटीमीटर में लगाएंगे।
तो जब लिखा है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो 1D बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 3.3 10 के पावर -30 कूलाम इंटू मीटर्स। ठीक है, ये आपको इतना तक पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिल गया। जो अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ यही है पूरी केमिस्ट्री का मतलब कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर्स, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी, ये भी बहुत इस्तेमाल होती है यहाँ से। तो ये लास्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए और इसको टिक कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए, इसी से पढ़ना है। तो लिखिए अगला पॉइंट, डायपोल मोमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डायपोल मोमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। कल मैंने एक तुम्हें पॉइंट दिया था, कार्बोनेट का रेजोनेंस बना के स्ट्रक्चर बनाए थे, एनसीईआरटी में लिखा होगा, पिंक कलर का डिब्बा है, भी लास्ट में देखता हूँ। लिखिए, डायपोल मोमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। डायपोल मोमेंट इज़ ए वेक्टर, ठीक है, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एरो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एरो विथ टेल, स्मॉल एरो with tail on the positive center, with tail, dipole moment is a vector quantity and it is represented by small arrow with tail on the positive center and head pointing toward negative center। एंड हेड पॉइंटिंग टूवर्ड नेगेटिव सेंटर। यानी इसका मतलब जो है कि डायपोल मोमेंट पढ़ेंगे तो ये इसका रिप्रेजेंट होगा, ये यानी जो इसका हेड होगा किसकी तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ, और टेल किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ। जो अभी जो एक पॉइंट लिखाऊंगा वही जो है क्वेश्चंस उसी से लगाया था, लेकिन यहाँ से एक पॉइंट मिल गया, डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो फिजिक्स में वेक्टर पढ़ते होंगे तो अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी इसके बारे में बताता हूँ। तो डायपोल मोमेंट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप एक हेडिंग लिख लीजिए, ठीक है, CGS यूनिट में, CGS यूनिट में। तो अगर मान लीजिए आपका ये HF है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इनके बीच में जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये मीना है, ये लीना है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये नेगेटिव है पॉजिटिव, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपको कहलाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसको डायपोल पढ़ेंगे, तो डायपोल का रिप्रेजेंट ये, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये गया, बस इसमें एक टेल लगा दिया, ये रहा। लेकिन इनकी जो वैल्यू होगी वो लिखना होगा। तो लिखिए Q, जो वहाँ पे Q था यहाँ भी Q, तो वहाँ की Q की वैल्यू कितना होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। चाहो तो ऊपर लिख लो, जो कूलाम, एक कूलाम बराबर का एक, यानी एक चार्ज, यानी 1 Q बराबर कितना होता है कूलाम के। तो आप ये कहीं लिख सकते जहाँ वहाँ यूज हो रहा था। तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम्स। और यहाँ जो हो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लिखिए 4.8, इसमें लिखिए 4.8 10⁻10, 4.8 10⁻10 ESU बोलते हैं इसको। अभी जो ऊपर फार्मूला पढ़ा के आया हूँ
म्यू इक्वल टू क्यू इंटू एल, कूलाम इंटू मीटर। तो वहाँ अगर चार्ज देखा जाए, एक चार्ज की वैल्यू कितना होगी, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। और यहाँ जो क्यू की वैल्यू होगी इस यूनिट में ये होगी। लंबाई जो नापेंगे वहाँ किस में लिए थे, मीटर में, यहाँ किस में लेंगे, सेंटीमीटर में। तो अगर मान लीजिए यहाँ सेंटीमीटर लेना है, तो अगर 1 एंगस्ट्राम मान लो दूरी है, तो एंगस्ट्राम को किस में चेंज करेंगे, से पहले मीटर बना लो, फिर किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में। तो 10⁻⁻10 क्या हो गया, मीटर, और सेंटीमीटर कितना होगा, 10⁻⁸। तो आप ये रखेंगे वैल्यू और ये सेंटीमीटर वैल्यू रखेंगे। नहीं समझ में आया? अरे मीटर में नहीं रखना है ना, एंगस्ट्राम में रखना है, किस में कन्वर्ट करना है इसको, सेंटीमीटर में। तो यानी यहाँ जो वैल्यू बन के आएगी बदल जाएगी। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना वैल्यू आएगी, 4.8 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁸ ये तो हो जाएगा। तो ये म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्यू इंटू एल या क्यू इंटू आर। तो ये आर हो गया। तो क्यू की वैल्यू होगी 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर ये। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.8 इंटू 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, ये वैल्यू। अब यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है कि 1D बराबर कितना होता है, ठीक है, तो यहाँ लिख लिए 1D, इतना नोट करके आगे लिखो 1D। वहाँ 1D बराबर कितना था, 3.3 10⁻13 कूलाम इंटू मीटर। यहाँ वैल्यू बदल जाएगी। तो यहाँ हो जाएगी 1D बराबर 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, या बराबर होगा 3.3 इंटू 10⁻30 कूलाम इंटू मीटर। तो 1D बराबर हो गया ये, 4.8 से मतलब नहीं है, 1D बराबर होता है 10⁻18 ESU इंटू क्या होगा, ये इतना बराबर। तो ये यूनिट आपको आप कन्वर्जन कर सकते हैं, ESU में लीजिए या इसमें लीजिए। ये तो वैल्यू है, Q की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है, ये वैल्यू रखेंगे Q की। लेकिन 1D बराबर होता है 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, या फिर 1D बराबर कूलाम इंटू मीटर में ये वैल्यू, ठीक है, याद रहेगा इसको। और एक पॉइंट जो लिख लो, जो डबल टिक करा रहा था, वो इसके बजाय जो दूसरा पॉइंट है उसके लिए है। आपकी जो पॉइंट लिखा रहा हूँ इसके लिए है, तो नीचे लिख लीजिए पॉइंट। लिखो द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, इसे टिक कर लो, यही इंपॉर्टेंट है। द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ ए पोलर मॉलिक्यूल, द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट of a polar molecule, the value of dipole moment of a polar molecule depends on its geometry. The value of dipole moments of polar molecule on its geometry and shape। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्री एंड शेप। यानी डायपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करेगी, पोलर मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री एंड शेप पे। अभी बड़ी कन्फ्यूजन होता है कि ज्योमेट्री कब कहेंगे, शेप कब कहेंगे, अभी समझाता हूँ। लिखिए आगे, इसका मतलब क्या है, लिखिए दैट इज, आगे लिखिए दैट इज
vectorial additions, that is vectorial additions, that is vectorial additions of dipole moment vectorial additions of dipole moment of the constituent bond, of the constituent bonds। यही है जो है आपका डायपोल मोमेंट्स। अगर इस बात को समझ लेते हैं तो आपके डायपोल मोमेंट क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। यानी इसका मतलब डायपोल मोमेंट हम कहाँ पढ़ेंगे? पहला चीज़ पोलर मॉलिक्यूल हो, यानी मीना लीना हो। दूसरी चीज़ डायपोल मोमेंट अगर हमें पढ़ना है तो आप पहले सबसे पहले उस मॉलिक्यूल का आप क्या बनाइए? ज्योमेट्री या शेप। तो कब हम कहेंगे ज्योमेट्री, कब कहेंगे शेप? तो एक थ्योरी है जिसका नाम है बाइलेंशियल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी, तो उससे हम आपको पढ़ाएंगे। तो अभी तो जो है छोटी छोटी चीज़ जान लो, अभी जब वो थ्योरी पढ़ाएंगे इसी में तो क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये पता हो जाए कि अगर ये मान लो दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, क्योंकि बताया कि आपका डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का मतलब क्या हो? उसमें डायरेक्शंस हो और मैग्नीट्यूड हो। इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं और जो तीर लगा इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्शंस। तो इसमें डायरेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी और मैग्नीट्यूड पड़ेगी। अगर दो वेक्टर हैं तो इसका मतलब वेक्टर है, तो इसका मतलब डायपोल है। तो एक वेक्टर का नाम हो गया μ1, डायपोल μ1, और दूसरा है μ2, और दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो यानी दोनों जब जोड़ेंगे तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी। दोनों का ऐड कर लिया तो बड़ा हो गया। तो इसको बोलेंगे म्यू रिजल्टेंट बराबर क्या होगा? तो ये होगा μ1 + μ2। मान लो दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड बड़ा है और एक का मैग्नीट्यूड छोटा है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक का मैग्नीट्यूड बड़ा और एक का मैग्नीट्यूड छोटा, लेकिन दोनों कैसे हैं? एक ही डायरेक्शन से हैं, तब भी जोड़ेंगे। अब हो सकता है इन दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू बड़ी ना हो, मतलब इसके कंपैरिजन में वैल्यू छोटी हो, तो हो सकता है थोड़ी छोटी हो, तो तब भी μr बराबर क्या होगा? जोड़ लो μ1 + μ2। यहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड सेम थे तो वैल्यू बड़ी हो गई। यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड से और प्लस इतना जोड़ेंगे तो हो सकता है कि वैल्यू थोड़ी बड़ी आ जाएगी। ऐसा भी हो सकता है थोड़ा बड़ा आ गया। ऐसा भी हो सकता है वेक्टर में कि अगर दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों के डायरेक्शंस कैसे हैं? अपोजिट हैं। अगर ये मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये जो आपके डंडे हैं मैग्नीट्यूड हैं ये सेम है, तो अगर दोनों वैल्यू सेम है, यानी मान लो इस वेक्टर का नाम है डायपोल का मान μ1 और इसका डायपोल का नाम है μ2, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? μr बराबर क्या होगा? μ1 - μ2। अब मान लो सेम वैल्यू है, मान लो इसकी वैल्यू 5 है, ये भी वैल्यू 5 है, तो वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी? 0। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। ये भी हो सकता है कि एक डायपोल ये है जिसका मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है और दूसरा डायपोल है जिसका मैग्नीट्यूड अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड छोटा है। तो मैग्नीट्यूड छोटा होगा, मान लो ये वैल्यू μ1 होगा, कुछ वैल्यू दिया है, मान लो इसकी वैल्यू 5 है या 4 है और इसकी वैल्यू मान लो 2 है, तो ये 4 है ये 2 है, तो घटाएंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, यानी 4 - 2, लेकिन 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे μr बराबर क्या होगा? जो वैल्यू बड़ी है तो कहेंगे μ1 बड़ी लग रही है हमको, और ये क्या है? μ2 है, तो घटाएंगे तो आपकी वैल्यू 0 आएगी क्या? आपकी बराबर 0 नहीं होगी, कुछ वैल्यू आएगी। तो जो है आपको यही समझना है, यही है डायपोल। ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर हैं और दोनों के वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम है, देखो मैग्नीट्यूड आपको सेम लग रहे हैं, लेकिन आपकी दोनों जो हैं कि खोपड़ी एक दूसरे के ऊपर है। ऐसा हेड ऑन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, हेड ऑन, यानी दोनों के हेड एक दूसरे को सामने लड़ रहे हैं। तब क्या होगा? मान लो ये वैल्यू μ1 है और ये वैल्यू μ2 है और ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है,
तब क्या होगा, म्यू आर बराबर म्यू वन माइनस म्यू टू। अब दोनों वैल्यू सेम है तो बराबर क्या आ जाएगा, 0, तो 0 हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक वेक्टर है जो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, दूसरा वेक्टर है ये भी एक दूसरे के हेड ऑन में आ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा है, एक डायपोल मोमेंट म्यू वन है और ये म्यू टू है, तो म्यू आर बराबर क्या होगा, आपकी 0 नहीं होगा, म्यू वन माइनस म्यू टू, घटाएंगे कुछ वैल्यू आएगी लेकिन 0 नहीं होगी। तो ये है आपके वेक्टर्स। इतनी अगर आप बात समझ लेते हैं तो डायपोल मोमेंट हो गया आसान। नोट कर लीजिए इसको। मैग्नीट्यूड्स बहुत जरूरी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, नंबर मतलब गिनती, तो गिनती देखी जाती है, उसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस लगाना है। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला बताऊंगा, लेकिन उस फार्मूले को मैं अप्लाई नहीं करूँगा। जैसे जहाँ पे जो फार्मूला लगता है कि ये टफ है, उसको मैं उस फार्मूले को काट देता हूँ। तो हेडिंग लिखने के बाद आपको उसे काटना होगा। तो हेडिंग लिख लीजिए, कैलकुलेशंस ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट्स। कैलकुलेशंस ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट्स। कैलकुलेशंस ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट्स। तो डायपोल मोमेंट अगर आपको पढ़ना है तो मान लीजिए सिंपल तरीके से कि दो डायपोल हैं, आपको मिलेंगे। जब आपको सेंटर होगा तो उससे, जैसे मान लो आपका ये वाटर है, अब एग्जाम्पल में लेंगे H2O है, तो ये ऑक्सीजन है, सेंटर है, इससे दो हाइड्रोजन लगे होंगे। तो मान लो कोई सेंटर A है और इससे जो है कोई आइटम B है, तो ये मीना है और ये लीना होगा, तो ये आपस में बॉन्ड बनाए होंगे। तो इस पे निगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। इसी से मान लो ये O है और ये H लगा है, तो यहाँ से मान लो कोई एक और लगा है, मान लो C, तो ये सेंटर हो गया। तो इससे क्या लगे होंगे, 2H या कोई भी एलिमेंट जो लीना मीना दिख रहा होगा। 3 हो सकता है वो 4 हो सकता है, वो पॉली हो सकता है। पॉली अगर सेंटर होगा उससे पॉली आइटम लगे हों, बहुत सारे लगे हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए ये मीना है तो इधर किधर जाएगा, इसका जो है पोल इधर, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डायपोल भी इधर जाएगा। इसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, μ1। और ये मान लो मीना है और जो है इसका डायपोल इधर गया, मतलब इलेक्ट्रॉन गया तो डायपोल भी इधर गया, तो इसको कहेंगे μ2। यानी सेंटर से दो डायपोल हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शंस अलग अलग हैं। अरे ज़रूरी थोड़ो है कि मैंने आपको सिंपली बता दिया कि ही डायरेक्शन में जाएंगे। डायरेक्शन तो कुछ भी हो सकता है। डायरेक्शन का मतलब कोई कहीं भी डायरेक्शन हो सकता है। तो अब सिंपल बताने की तो बता दिया, लेकिन अब इसको अप्लाई सिखा रहे हैं। तो अगर दो डायपोल इधर और इधर हैं, एक इधर है और एक इधर है, तो अगर मान लो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है और इधर खींच रहा है, तो रिजल्टेंट किधर से जाएगी। देखो इनके बीच में एंगल बन रहा होगा। एंगल क्या बनना है, थीटा। अरे एक डायपोल इधर एक डायपोल, उसके बीच में क्या बनना है, एंगल। तो अगर कोई कहा जाए कि मान लो यहाँ सोना रखा है, मान लो एक मतलब बड़ा सा सोना रखा है 1 कुंटल का, एक रस्सी इधर बंधी एक इधर बंधी हुई, एक उधर कोई खींच रहा है इधर खींच रहा है, तो सोना किधर जाएगा, उसके तरफ या इसके तरफ, कोई बीच का रिजल्टेंट जाएगा। अगर दोनों जो है खींचने वाले बराबर हैं तो अब एक मान लो जो खींच रहा है वो 50 साल का है और एक मान लो 5 साल का बच्चा है, तो यहाँ नहीं, यहाँ दोनों बात सेम कर रहे हैं। तो दोनों बात सेम है तो रिजल्टेंट बीच से जाएगा। तो इसका मान लो ना ये इधर का डायपोल होगा ना इधर का होगा, कोई डायपोल जो जाएगा हो सकता है इसका रिजल्टेंट डायपोल आएगा। तो इससे क्या कहेंगे, रिजल्टेंट डायपोल्स, यानी μr। जैसे मान लीजिए ये है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया, ये है तो इनका रिजल्टेंट ये आया। अब किसी एंगल पे होंगे तो उसका भी कोई रिजल्टेंट आएगा। जैसे इनका रिजल्टेंट जुड़ गया, ये भी जुड़ गए, इनका रिजल्टेंट घटा दिया। अब दोनों डायपोल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तो 0,
यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट एक दूसरे के, तो 0। लेकिन वही चीज़ इसमें देख रहा हूँ तो क्या आ रहा है, 0 नहीं होगा, क्योंकि एक वैल्यू बड़ी है एक छोटी है, तो बड़े में घटा दीजिए। तो लेकिन यहाँ किसी एंगल पे है, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है जो कहेंगे म्यू आर इजकल टू, यही कहीं लिख लो, म्यू आर यानी रिजल्टेंट इजकल टू अंडर रूट, कहेंगे μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कास थीटा। ये मान लो आपकी फार्मूला हो गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम इस फार्मूलों को याद कर लें तो एग्ज़ाम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप पढ़ने में इतना तेज़ हैं। तो इस फार्मूले से हम क्वेश्चन एक भी नहीं लगाएंगे, इसका मैं ट्रिक दूंगा और वही आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए हमसे तो यही मतलब है ना कि हमको आंसर वही आए चाहे जैसे आए। जैसे मान लो आप नहीं कोचिंग किए, तुक्का मार दिए, और तुक्का मारे तो आपका पूरा 180 सही हो गया, तो मीडिया पहुंच जाएगी आप टॉप कैसे किए, तो आप बताएंगे कि दिन भर हमने पढ़ता था। ये थोड़ा कहेंगे तुक्का मार के आए थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर तुक्का मार के होते तो हिंदुस्तान में आयुरु गोरु सब डॉक्टर बन जाते हैं। अगर मान लो तुक्का मार के सही भी कर लोगे ना, तो मेडिकल कॉलेज से पास नहीं हो पाओगे, ये गारंटी है, ये पक्का है। अभी तो तुम्हें ये हल्का लगता है, ये जितने मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ ना, इनके बाप हैं, मतलब 100 टाइम्स बढ़ाई। इतने बड़े बड़े बेंजीन के मालिक्यूल जैसे पैरासीटामॉल और एस्प्रिन तो मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन इतने सारे एंटीबायोटिक्स हैं जो 8-8, 10-10 बेंजीन से जुड़े होते हैं, बेहोश हो जाओगे। अभी तो समझ लो कि अगर हमसे ऑर्गेनिक पढ़ लिया तो बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि मैं घुस के पढ़ाता हूँ। और अगर गलती से कोई मेडिकल कॉलेज चला गया बिना पढ़ा, तो बता रहे हैं पास करके दिखा दें। खाली वो आए दिन दया मांगेगा, टीचरों की पैर छुएगा और कहेगा बस मुझे यहाँ से निकाल दो कैसे करके। इतनी प्रॉब्लम होती है, इतनी, जैसे अब नाम सुने होगा ना इतने सारे एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन सुना होगा ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम सुना होगा ना, इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, तो सब बेंजीन से बने हैं। किसी में 10 बेंजीन, किसी में 4 भी यही आएगा, लेकिन सॉल्व नहीं करना रहेगा। तो बना लिया इसको काट दो, फिर ये जो है आप काट दीजिए, क्योंकि अब कौन बवाल करने जाएगा। जैसे आप पढ़ने में बहुत तेज़ हैं, सर हम पढ़ने में बहुत तेज़ थे, लेकिन हम उल्टी गिनती गिन रहे हैं आजकल, नंबर नीचे से देखते हैं। अबे कितनी एंगल तुम याद करोगे यार, काश 35 की एंगल पूछ ले, काश 45, अगर इतना तो एंगल आता तुम्हें तो तुम बायोलॉजी थोड़ा लेते, मैथ ले लेते। तो जहाँ जहाँ पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूले की बात आएगी, मैं आपको वहाँ जुगाड़ बताया करूँगा, आंसर वही आएगा। तो यहाँ मेरा ट्रिक लिख लो, आंसर वही आएगा। आप कह रहे ऐसा क्यों, आजमा के देख लेना, पूरी अगर ना क्वेश्चन लगे। तो अब यहाँ पे आपको देखना होगा डाइपोल मूवमेंट, यानी म्यू निकालना था, यहाँ भी म्यू निकालना है, तो आप इन्वर्सली कर देना बॉन्ड एंगल के, बस वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा जो ये है। ये सब मेरी अपनी बनाई हुई चीज़ है। अब आपको दिखाता हूँ। अब आप बहुत तेज़ हो पढ़ने, मान लो कहते हैं हम बहुत तेज़ हैं, हम 20 लगाएंगे इससे। तो देखो जो बच्चा हमसे पढ़ा होगा वो देखते आंसर देगा, तुम फार्मूले में रखोगे तो 5 मिनट, और अगर कहीं डिप्रेशन में होगे तो पानी पी पूरी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको आंसर चाहिए, बस अप्लाई कराएं। आप बनाए काट दिया, अब तुम्हें लगता है तो कर लेना, क्योंकि तुम फिजिक्स में पढ़ोगे तो इस पर लगाओगे इस फार्मूले को। मैं नहीं फार्मूला यूज करता हूँ, फार्मूला बताऊँगा, सब कुछ करूँगा, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना, हम कितना भी पढ़ने में तेज़ है इससे मतलब नहीं होता है। हमको ये मतलब होता है कि आपने नीट में कितना नंबर हुआ, यानी 600 प्लस कितना नंबर है आपका, वो डिपेंड करता है। और कोई भी सवाल बनता है, जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का हो, जेई का हो, किसी का एग्ज़ाम होता है, उसमें सिंपल सवाल जो होते हैं 50% से ज़्यादा होते हैं। अब आप खुश हो गए 50% कराए या 60 कर लिए, तो 40 प्लस तो किए नहीं, तो आप तो वहीं बैठे रहोगे, चाहे कुछ भी कर लो। आपको 40 प्लस सही होना चाहिए। तो 40 प्लस का मतलब पूरी एनसीईआरटी बताओ। तो देखो मैं इसमें अप्लाई करने जा रहा हूँ, और जो सवाल आया था आपका वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2020-21 में आया था, लगातार उस टाइम आया था। तो मैं एक सिंपल बनाता हूँ, मान लो ये आपका बेंजीन है। तो देखो जब ये बेंजीन है तो यहाँ पे हमने Cl लगा दिया, और ये सवाल आया था, ये Cl लगा दिया। तो अगर बेंजीन पे सिर्फ Cl लगाएंगे तो उसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, और अगर यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, यहाँ तो नाम बदल जाएगा। अगर बेंजीन है तो यहाँ पे लगा तो इसे बोलेंगे आर्थो। अगर मान लीजिए अगर एक क्लोरीन ऐसे लगा होता तो इसको बोलते हैं आर्थो ओ, इसको बोलते हैं एम, इसे बोलते हैं पी। तो इसे मेटा बोलते हैं, इसे आर्थो बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं।
तो अगर हम यहाँ पे Cl लगा देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। ऑर्थोक्लोरोबेंजीन। अब इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो लिख दिया, तो इसको क्या लिखा होगा, ओ क्लोरोबेंजीन्स। ओ क्लोरोबेंजीन, ठीक है, तो ओ क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको दूसरा स्ट्रक्चर बनाया जाए तो यहाँ Cl लगा है और आपका Cl एक यहाँ लगा दिया, तो इसका नाम हो जाएगा मेटाक्लोरोबेंजीन या एम क्लोरोबेंजीन। एम तो बोलेंगे एम क्लोरोबेंजीन। अगर आपका अगला स्ट्रक्चर है ये, और अगर आपका Cl यहाँ लगा है तो इसको बोलेंगे पैराक्लोरोबेंजीन्स, पी क्लोरोबेंजीन्स, पी क्लोरोबेंजीन, या इसे बोलेंगे पैरा। पी मतलब पैरा होता है, क्लोरोबेंजीन्स। एम का मतलब होता है मेटा। मेटाक्लोरोबेंजीन, ये हो गया। अब देखिए एंगल देखो, तो देखो एक यहाँ से लगा है, अगर एक यहाँ लगा है तो एक वेक्टर इधर जाएगा और एक वेक्टर इधर जाएगा, तो इनके बीच में एंगल होगी नहीं होगी, ये एंगल है कि नहीं है, ये एंगल है। और ये क्या है, ये भी एंगल है, ये पूरा एंगल है। तो आपको डायपोल मोमेंट निकालना हो, मान लो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो आपसे पूछा जाए आर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, या जो 20 में आया था वो पूछा था किस में 0 होगा, तो आपसे पूछा है आर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट्स, आर्डर ऑफ म्यू। तो जिसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा उसका डायपोल मोमेंट कम। तो देखो डायपोल मोमेंट क्या है, इसका एंगल क्या है, बहुत ज़्यादा है। और इसको अपनी भाषा में पढ़ना चाहो तो मान लो ये कार्बन है और यहाँ पे Cl लगा है, और ये कार्बन है इससे Cl लगा है, तो दो वेक्टर, ये कार्बन है तो इसका इधर जाएगा, नहीं समझ पा रहे हैं, ये C है और ये Cl है, तो इसमें समझ में आ रहा होगा कि अगर एक C है और एक Cl है तो ये है, तो ये मीना हो गया, तो डायपोल किधर जाएगा, इधर। और इस वाले का क्या है, ये C है और ये किधर आएगा, डायपोल ये होगा। यानी दो वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस, और इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम। अरे इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, कार्बन यहाँ है, C यहाँ है, तो कार्बन पीछे होता है, Cl आगे है, तो डायपोल इधर जाएगा, तो म्यू बराबर क्या हो गया, 0। रिजल्टेंट म्यू 0 आ गई, क्योंकि आप ये पढ़े थे भी। या फिर क्या होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल है तो सबसे कम होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, सबसे ज़्यादा, इसका तो यानी इधर बढ़ रहे हैं तो एंगल ज़्यादा हो रही है, तो डायपोल मोमेंट सबसे कम किसका होगा, इसका। सबसे ज़्यादा किसका होगा, इसका। तो आर्डर अगर आप देखेंगे तो कहेंगे फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, ये हो जाएगा। तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसको एंगल देखें कि ये कितना है, 30 है कि 120 है कि 180 है, तो जो भी सवाल आएगा आप एंगल से निकाल लीजिए, तो इसमें रखने से आप बच गए। तो आंसर तो यही आएगा ना, अब चाहे तुम सवाल लगा रखो यही आएगा, चाहे इसको रख दियो। तो सवाल आया था वो कि पैराक्लोरोबेंजीन्स में डायपोल मूवमेंट क्या होगा, तो क्या कहेंगे आप, 0 होगा। या अगर आर्डर 3 लोगों को पूछ लें तो कहेंगे सबसे कम होगा। तो वो सवाल देखना है कि 0 लिखा है तो 0, या लिखा है सबसे कम तो सबसे कम, तो वो आपको फार्मूले पे रखने बच जाएंगे। अगला सवाल ले लो। अब अगर कोई भी डायपोल मोमेंट अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आप उसमें देखेंगे वेक्टर्स, यानी आपको डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड देखना होगा, और डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड से ही आपको क्लियर हो जाएगी। तो जैसे आप कहीं पढ़ते हैं, जैसे मतलब कहीं पढ़ते हैं तो फिजिक्स में तो वो क्या पढ़ाता है टीचर, तो रात में रट के आता है, सुबह रटा के चला जाता है। तो कहता अगर कोई वेक्टर को प्लेनर हो तो उसकी म्यू बराबर 0 होती है। अब बताओ यार, अपना भी नहीं समझ पाए तो बच्चे क्या समझ पाएंगे। जैसे कुछ टीचर पढ़ते होंगे, तुम लोग पढ़े होगे, बस वो पढ़ रहे हो लिख के चले गए, क्या हाँ मज़ा आ गया। बताओ भैया सवाल क्या करें, ये नहीं बता पाएंगे, ये तो घर वाले से पूछ के बताएंगे। तो आप यहाँ रटी रटाई से कुछ नहीं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंटर और हाई स्कूल की पास करने नहीं है। तो अगर यहाँ पे अगर किताब में जाते हैं और एक्चुअली डायपोल मोमेंट आप देखना चाहते हैं कितना होता है,
तो आप अपनी भाषा में यहाँ लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू म्यू कितना होती है। तो लिख लो, याद वाद नहीं करना, ये सब सवाल को आपको मैं दिखा रहा हूँ खाली। 2.54 डी होता है, उसकी वैल्यू देखो म्यू बराबर कितना आएगा 1.48 डी, 1.48 डी, और इसकी म्यू कितना है 0। तो देखो आपके सामने, हमें इसे याद नहीं करना है, ये तो मैं लिख दिया हूँ, हमें भी याद नहीं है, तुम्हें भी याद नहीं रहेगा, ना याद करना है। एक हम आर्डर देख रहे हैं कि देखो इसकी वैल्यू कितना है 2.54, बहुत ज़्यादा है, इसकी वैल्यू है 1.48, थोड़ा कम है, और उसकी म्यू बराबर क्या है 0 है। तो आर्डर तब वो तो वही आएगा, ये होगा फिर ये होगा फिर सबसे कम ये होगा। तो ये थोड़ा पूछेगा कि आप वैल्यू लिख के दिखाओ, आपसे तो ये पूछे ना कि आर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट्स, या इसमें मैक्सिमम किसका होगा, तो कहेंगे मैक्सिमम ये है, मिनिमम किसका या 0 किसका होगा, तो वो है। ये 3 सवाल बनते हैं। तो अभी प्रीवियस के सवाल में दिखाता हूँ कहाँ था, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। अब जो बातें भी मैंने बोला था वो जो है कि कोई टीचर बोल देता है कि डायपोल मोमेंट पढ़ना है तो कोई वेक्टर को प्लेनर है तो म्यू बराबर 0, अपना भी नहीं समझ पाया और 10 बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। तो सबसे बड़ी क्या है, जैसे अगर मेरे पास कोई बच्चा 11-12 से पढ़े या इंटर के जस्ट बाद पढ़े तो उसको हम सही रास्ते पे ला जाते हैं। लेकिन अगर कोई कोचिंग करके कहीं से आता है तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। एक्चुअली क्या है, साल भर का तो वहाँ देखा रहता है, तो उसको सही पटरी पे लाने में बहुत टाइम लगता है। जैसे तुम भागते हो क्वेश्चन के पीछे और मैं भागता हूँ थ्योरी के पीछे। कि अगर आपके थ्योरी पूरा क्लियर है तो आप कोई क्वेश्चन लगाओ, दुनिया क्वेश्चन है, मान लो अभी हमारे पास पता नहीं कौन कौन से क्वेश्चन लेके आओगे, तो मुझसे क्या मतलब उससे। मैं तो आपको डायपोल मोमेंट की जितनी पॉइंट है वो मैं बता दिया हूँ, उसी में से आपके जो मेन पॉइंट हैं ये वाले हैं, इनको यूज करेंगे, साथ में ट्रिक यूज करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो हर जगह चीज़ें को आपको जैसे होता नहीं, पहले भैया सब कुछ जान लो तब काम करो। जैसा बंदूक चलाना है तो आप प्रैक्टिस कर लो, निशाना उसाना कैसे बंदूक पड़ा है अभी नहीं हम जानते हैं, पता चला अपने मार लिए। तो ये सब चीज़ें को है हवा हवाई में ना करो। और दूसरी चीज़, कोई तुमको बहकाए तो उसके चक्कर में ना हो। अगर अपने को सेटिस्फाई कर लिया कि हम सही हैं तब तो सही रास्ते पर, उन्हें तो बहुत बहकाने वाले होते हैं। और किसी बच्चे से तुम सवाल पूछोगे तो बोलेगा मेरे यहाँ नहीं पढ़ाया गया है, पूरा साल ये बोलता रहेगा मेरे नहीं पढ़ाया गया। तो कब, जब तुम बेसिक नहीं पढ़े हो तो कब पढ़ोगे। तो ध्यान रखें सब चीज़ों को लेके। तो अभी जो बात मैंने बोला है कि कोई आपसे सवाल ऐसे करेगा, कोई को प्लेनर वेक्टर है तो उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, ये सब हवा हवाई की बात ना करो, अभी मैं समझाता हूँ क्या होता है। तो पहले आपको मैं अपनी भाषा में पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लिखिए रेगुलर ज्योमेट्री, ये सब चीज़ मेरी अपनी वर्ड है, रेगुलर ज्योमेट्री। अब देखो वर्ड इस्तेमाल होता है ज्योमेट्री, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। ज्योमेट्री का मतलब होता है किसी को सेंटर आइटम को रखो, उससे पड़ोसी जितने लोग हैं उनको बनाओ। अभी आपको बनाया था लुईस स्ट्रक्चर, याद करना होगा, तो वही स्ट्रक्चर बनाना है तो सेम वैसे बनाओगे। लेकिन क्या करना होगा, यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा कि लोन पेयर है कि नहीं। अगर लोन पेयर है तो आप कहेंगे लोन पेयर के रिपल्सन से वो बॉन्ड झुक जाएगी। जैसे आपने पढ़ाया था H2O, जैसे H2O। अगर तुमसे कोई पूछे कि ज्योमेट्रिक मतलब क्या है तो हमने कहा है भैया चलो H2O को ले लेते हैं स्ट्रक्चर। अब H2O में क्या करोगे, सबसे पहले आप ऑक्सीजन लिखोगे और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे। तो आपने ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया, और 2 हाइड्रोजन है आपने हाइड्रोजन रख दिया, ये आपने हाइड्रोजन रख दिया। अब ये हाइड्रोजन रख दिया तो अब देखो यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे 2 लोग हैं। कौन कौन है, लोन पेयर भी है और बॉन्ड है। लेकिन अगर लोन पेयर साथ में रखा है तो एक रिपल्सन इंटरेक्शन पढ़ाया था, आर्डर ऑफ रिपल्सन इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी लोन पेयर के अंदर होगी। फिर उसके बाद किसके अंदर होगी है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और किसके अंदर होगी सबसे कम रिपल्सन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन बोर्ड यूज करना होगा ये। तो देखो यही है आपको बताती है ज्योमेट्री या शेप। अगर किसी के अंदर ये नहीं है, किसी के अंदर ये नहीं है, खाली बॉन्ड है, तो जो आप बैठाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने कहा बैठ जाओ तो आप सिस्टमेटिक बैठा दिए, मतलब यहाँ बैठ गए, ऐसे कर सिस्टमेटिक बैठ गए, तो हम बैठा के चले गए। मान लो टेस्ट हो रहा था, बैठा के चले गए, और बैठा के बाद जब मैं अपने ऑफिस में गया तो बैठा तो गया था, तो क्या कहलाएंगे, अरेंजमेंट। लेकिन जब आके मैं देख रहा हूँ तो सब इकट्ठे बैठ के नकल मार रहे हैं,
तो अगर बैठाने के बाद जो रिजल्टेंट मिलता है उसी को बोलते हैं शेप, और अरेंजमेंट को बोलते हैं ज्योमेट्री। तो यहाँ तक यही नहीं क्लियर होता है। 2016 नीट में आया था XCF4 की ज्योमेट्री क्या है। अब भैया यहाँ का जितने आंसर निकाले थे सब गलत निकाले थे, सब के सब गलत निकाले थे, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाते नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमने ये कहा तो इसकी ज्योमेट्री क्या है। अभी आपसे पूछें कि पानी का ज्योमेट्री या अरेंजमेंट क्या है, तो क्या होता है टेट्राहेड्रल्स। आप चौंक गए कि भैया हम बेंड से पढ़े थे, कहाँ आ गया। तो ये हमने अरेंजमेंट किया, किसको किसको अरेंजमेंट किया, आपने बॉन्ड और साथ में लोन पेयर। तो इसकी ज्योमेट्री हो गई आपका क्या हो गया टेट्राहेड्रल्स। बड़ा कन्फ्यूजन होगा, अगर कहीं और पढ़ के आओ तो एकदम बेहोश हो जाओगे। ये हो गई ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल्स। तो पानी की ज्योमेट्री क्या होती है टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या होगा। अब इनके रिपल्सन की वजह से, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन की वजह से क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो झुके तो कैसे बनेगा, ये है O तो H नीचे आ गया और ये NH। ये क्यों झुके हैं, ये क्यों झुके हैं, किसके रिपल्सन से। ये लोन पेयर बड़ा खतरनाक था, बॉन्ड को धक्का देके झुका दिया। अब इसका शेप बनेगा। अब सही ये दिखता है, अरेंजमेंट ये है और शेप ये है। तो ये आपका शेप हो गया, तो इसे शेप बोलते हैं। तो शेप कैसा हो जाएगा, बेंट या बी शेप, झुक गया, बेंट शेप हो गया। अब आपसे पूछा कि भैया सवाल बताओ पानी का जो है ज्योमेट्री क्या है। ऑप्शन दोनों दिया है, टेट्राहेड्रल और बेंट शेप। तो 99% इसको मार के आएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है उनको कि ज्योमेट्री शेप क्या होता है। हम बहुत जगह ज्योमेट्री को शेप भी कहेंगे और शेप को ज्योमेट्री भी कहेंगे। अब यहाँ कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो हम कब कहेंगे, जब लोन पेयर ही ना हो। जैसे आपका मीथेन, तो मीथेन में CH4 होता है, तो उसमें एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से लगा हुआ है। तो ज्योमेट्री क्या हो जाए, ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। तो यही अगर आप ज्योमेट्री शेप नहीं जानते हैं तो आधा केमिस्ट्री तो इसी खत्म हो गया, क्योंकि आप जान ही नहीं पाए कि ये रटें कि ये रटें। तो देखो यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने दोनों बात लिख दिया। हमने क्या लिखा कि भैया जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री एंड शेप। नहीं तो फिर हम शेप क्यों लिखते, खाली कहते ज्योमेट्री डिपेंड करती है। तो कितने सारे वर्ड जो है यूज करते हैं गलत टीचर लोग गलत यूज करते हैं, जानते नहीं कौन वर्ड कहाँ यूज करना चाहिए। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया। अरेंजमेंट है ज्योमेट्री, रिपल्सन्स के बाद, रिपल्सन इंट्रैक्शन के बाद जो बन के आता है उसे बोलते हैं शेप। अब कहानी स्टार्ट होती है। तो अब हमने यहाँ बोला रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर का मतलब, रेगुलर माने एक जैसा। भैया रेगुलरली आ रहे हैं यानी एक जैसे आ रहे हैं। तो यहाँ का मतलब है एक जैसे मॉलिक्यूल हों, तो उसे क्या बोलेंगे, यानी इसका मतलब ये भी बात सही नहीं है। क्या कहेंगे, सेंटर आइटम्स, बॉन्ड हो आइडेंटिकल आइटम्स, या कभी कभी एक्सेप्शन होता है तो कभी कभी सम टाइम नॉन आइडेंटिकल आइटम्स। यानी एक जैसे आइटम सेंटर से लगे हों, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, उनके पास लोन पेयर ना हो। तो ऐसे ज्योमेट्री को रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। तो लिखिएगा लाइन, सेंट्रल आइटम इज सराउंडेड बाय आइडेंटिकल आइटम्स। सेंटर आइटम्स is surrounded by identical item. Center item is surrounded by identical item and has no lone pair of electron and has no lone pair of electron and has no lone pair of electrons। उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। आगे लिख लो, एंड बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ आर सेम। ये जनरली बात है, चाहे लो जोड़ लो। एंड जनरली ज़्यादातर होता है, एंड जनरली बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर सेम।
क्योंकि केमिस्ट्री में कोई चीज़ 100% होते नहीं है। तो जनरली बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ आर सेम, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग मिलें तो कुछ करना धरना नहीं है। अगला पॉइंट लिख लो, लिखो डायपोल मोमेंट्स इज जीरो। अगला पॉइंट लिख लो म्यू बराबर जीरो। तो क्या होगा, म्यू बराबर जीरो। अब अगर किसी का म्यू जीरो है तो उसे क्या बोलोगे, पोलर है कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो आगे कह दीजिए नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये बातें मैं एक सवाल जब दिया था, पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि अब आपको जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो क्लियर हो गया। अगर आपके पास लोन पेयर ही नहीं है, तो जब लोन पेयर ही नहीं है तो जनरली क्या होगा, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ सेम होगा, क्योंकि रिपल्सन कम होगी तो झुकाएगा नहीं। तो जिस एंगल पे है वही एंगल रहेगी, लंबाई भी वही रहेगी, और उनका म्यू बराबर जीरो होगा। तो जिसमें म्यू का जीरो होगा उसे क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। ये तो मैंने पूरा लिखा है, लेकिन आगे चल के मैं सिर्फ NP लिखूंगा। ये N हो गया, ये P हो गया, ये सब लाइन भूल जाओ, क्योंकि अब इतना सारा बोलेंगे तब तो फिर यहीं रह जाएंगे। तो नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स कहाँ यूज होगी, यहाँ तो हम पढ़ा ही रहे हैं। पूरी ऑर्गेनिक भर में जितनी ऑर्गेनिक चैप्टर है, डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, पोलर नॉन पोलर, हर जगह यूज होगा। ये पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, ये एसीटोन में घुलेगा, ये अल्कोहल में घुलेगा, इसका मतलब है कि वो मॉलिक्यूल जो है कैसा है। तो आप रट रट के पगला जाते हो कि ईथर में घुलता है, एसीटोन में घुलता है, नहीं घुलता है। अरे यार क्या करना रट वट के, पहचान लो कि मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है, आराम से पोलर में घुलेगा, बात खत्म। काहे रट रहे हो उसकी, मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन पोलर है, किस में घुलेगा, नॉन पोलर में, हो गया। अब ये आंखें बंद करके जैसे जो होता है, एक मतलब एक गाय खड़ा कर दो, काली भैंस और काली चीज़, तो कोई तो बताओ इसमें क्या है, तो अब रटे हैं काली काली गाय होती, काली काली भैंस होती है। क्या करो, एक बार पहचान लो पोलर है कि नॉन पोलर, टेंशन खत्म। अब जब नॉन पोलर नहीं तो पूरा ऑर्गेनिक गया कि नहीं गया, गायब हो गया। रटते हैं भैया जो है फला चीज़ एसीटोन में घुलता है, फला दारू एल्कोहल में घुलता है, इसमें नहीं घुलता है, इसमें घुलता है, इसे आंखें बंद कर रट रहे हैं, अगर बात गायब हो गया। अरे काहे ना उसको पहचान लो कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है, टेंशन खत्म हो गया। पोलर है तो पोलर में घुलेगा। तो आप तो दोनों पढ़ रहे हो, पोलर भी पढ़ रहे हो, नॉन पोलर भी पढ़ रहे हो। तो इतनी आसान हो जाती है, लेकिन अगर आसान तरीके से पढ़ते हैं तब, नहीं तो पूरा ऑर्गेनिक दिमाग में बैठाओ हर चीज़। ये है फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर है उसका सॉल्युबिलिटी। तो अब सॉल्युबिलिटी आप पढ़ लेंगे, आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक बारे में बता दिया, पोलर की मतलब आपको कोवैलेंट बॉन्ड की सॉल्युबिलिटी बताया। अब कोवैलेंट बॉन्ड में सॉल्युबिलिटी का डायपोल मोमेंट का वर्ड यूज़ किया था, लेकिन हमने कहा था कि यहाँ पे आपको कम पढ़ने पड़ेगा। अब इसको डिटेल पढ़ाएंगे तो डिटेल पढ़ा रहा हूँ। तो अब इस चीज़ को आपको जा के घर पे पढ़ना है। इसमें और भी पॉइंट अभी निकल के आएगा, लेकिन इसमें हम कुछ पॉइंट आपको बता रहे हैं। जैसे आप कभी पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो आपको ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे, या तो होंगे MX2 टाइप के, या फिर आपके होंगे MX3 टाइप के, या फिर होंगे MX4 टाइप के, या आपको जनरली MX5 टाइप के, या जनरली होंगे MX6 टाइप के, ठीक है, ऐसे जनरली होंगे। या फिर हो सकता है MX7 के टाइप के। M का मतलब कोई सेंटर होगा, X का मतलब उससे कोई आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आइटम लगा होगा, या हाइड्रोजन लगा होगा, और हाइड्रोजन नहीं होगा तो हो सकता है उसके पीछे वाले कोई लगा हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इतने टाइप के हो सकते हैं। तो मान लो हमने ले लिया, तो मान लो सेंटर आपका BE है, तो BE हो गया। मान लो हमने यहाँ लगा दिया Cl2, तो BeCl2 हो जाएगा। आपका BE है, मान लो यहाँ पे लगा दिया F, तो BF2 हो जाएगा। या BeS2 भी तो हो सकता है, अगर ये हाइड्रोजन नहीं होके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोई लग सकता है। जनरली X को हम हाइड्रोजन मानते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको हाइड्रोजन ना कह के मैं कह रहा हूँ इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा लगा है। तो ये हो गया M और ये हो गया X2, ये हो गया M, ये हो गया X2, ये हो गया M, ये हो गया X2। तो यहाँ पे आपके माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि X का मतलब खाली हाइड्रोजन, हमने बताया इस टाइप का। तो देखो अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जनरली, तो ये वाले मॉलिक्यूल अगर मिलेंगे आपको तो ये कैसे होगा, म्यू बराबर कैसा होगा, 0, और साथ में कैसा होगा, NP, नॉन पोलर। अब आपसे कोई कहे ये तो यार तुम रटा रहे हो,
रटा कहाँ रहे, एक डिफिनीशन है कि डायपोल में जो मूवमेंट होती है वेक्टोरियल एडिशंस होती है और ये डिपेंड करती है ज्योमेट्री एंड शेप पे। इतना बोलोगे तब तक वो बेहोश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा इतना सिस्टमेटिक पढ़ना, लैंग्वेज भी पता है और साथ में तरीका भी पता है। अब मैंने देखो, हमने कहा चलो इसमें सिखाते हैं, ये भी आया था, ये वाला ये भी आया था और ये भी आया था, एक साथ चार पॉइंट दिया था कि बताइए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो म्यू इक्वल टू 0, तो उसमें ये भी रखा था। देखो ये है BE, तो BE का बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 2। इसमें अगर फ्लोरीन या कोल किसी ले लो, हाइड्रोजन ले लो, तो इसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। अगर हाइड्रोजन लेंगे तो 1 होगा। ये हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से अगर आप जोड़ते हैं तो ये जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया आपने। तो अगर आप ये जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका मीना, ये हो गया लीना। तो इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डायपोल भी इधर गया, डायपोल चला गया। इस वाले का डायपोल इधर हो गया। तो दो वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है, तो म्यू बराबर क्या होगा? 0। तो आपने क्या किया? पहले वेक्टर बनाया, यानी वेक्टोरियल एडिशंस किया, और यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, तो ये लाइन कैसी होगी? सीधी लाइन। तो सीधी लाइन को क्या बोलेंगे? लीनियर। तो इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर है और इसके पास शेप भी लीनियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? लोन पेयर ही नहीं है। लोन पेयर होता तब हम ज्योमेट्री और शेप एक ही वर्ड नहीं यूज करते, तो ज्योमेट्री कहते हैं, फिर जब एक्चुअल बन के आता उसे शेप कहते हैं। तो ऑर्गेनिक में बहुत जगह लाइन लिखा रहेगा, जब किताब पढ़ेंगे ये ज्योमेट्री है, फिर उसी को कहीं लिखा होगा ये शेप है, तो आप कन्फ्यूज रहेंगे कि ये तो ये ज्योमेट्री भी कह रहा है शेप कह रहा है। नहीं, जब लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री बोलो या शेप बोलो वही माने रखेगा। तो इन सब का म्यू की बराबर क्या होगी? 0। अब इस टाइप के मालिक्यूल आते हैं जिसमें 3 हो, आप पढ़े होंगे, जैसे बोरान है, ये भी आया था, BF हो गया, आप इसको ले लो। ठीक है, चेक करते हैं इसको। तो ये है, ये तुम्हारी किताब में बना है डायग्राम, ये भी बना है, दो किताब खोल के देख लो, ये किताब का बना होगा, पानी का बना है और ये बना है बोरान का, ये B का। तो B को लेता हूँ तो ये बोरान हो गया। बोरान के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 3। किताब खुलते रहो, देखते रहो, नहीं तो फिर ऐसा पता चला कि बस यही कहानी सुन रहे हो। ये रहा, तो किताब में डायग्राम बना है, बना रहा हूँ, ये तो किताब का डायग्राम है। किताब में ये वाला मिल गया, ये मिल गया होगा ना ये वाला। तो ये किताब में पहला डायग्राम ये बना है, दूसरा डायग्राम पानी का बना है, और तीसरा डायग्राम आपका BF3 या BCl3 बना है। तीनों मिला। आओ इसमें आते हैं। देखो मैंने क्या कहा, ये सेंटर है, ये सेंटर है, इनसे 3 लोग लगे हैं, तो ये हो गया M मतलब B, इसमें 3 लोग लगे हैं, तो 3 लोग लगे हैं। अगर देखा जाए एक लाइन जो है, देखो इसका बॉन्ड एंगल कितना? 120। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120। इसका भी कितना होगा? 120। तो मैंने एक लाइन लिखाया कि अगर सेंटर आइडेंटिकल आइटम से जुड़ा हो और इसके पास लोन पेयर नहीं हो, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ क्या हो? सेम, तो म्यू बराबर क्या होगा? 0। इसी को तो बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। तो देख लो, ये सेंटर आइटम है, इससे आइडेंटिकल आइटम लगे हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, और इस सेंटर के पास ना तो कोई लोन पेयर है, तो लोन पेयर नहीं है, कोई डॉट डॉट नहीं दिख रहा है, और इसका बॉन्ड एंगल देखो 120 120 120 सेम है। इसकी लंबाई भी सेम होती है, जब तीनों वेक्टर एक जैसे हैं लंबाई सेम है। तो म्यू बराबर क्या हो गया? 0। तो मेरे डिफिनीशन से 0 हो गया, रेगुलर ज्योमेट्री से 0 हो गया। अब इसे किताब की भाषा पढ़ लो। तो देखो ये 2 वेक्टर हैं, अब 120 वाले हैं ये मान लो, तो मान लो हम ये इसको मिटा दिया, यहाँ 120 मान लिया, अब ये 120 मान लिया। ये तो फार्मूला लगाओ, म्यू आर इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 2 μ1 cos थीटा। अगर बात फंस जाओ 120 रखो, फिर पता नहीं आए कि ना आए कि नहीं, तो काहे के लिए किताब वाला भाषा पढ़ेंगे। ये रहा। तो अब क्या कर ले, 2 वेक्टर हैं, तो इससे क्या जाएगा? इलेक्ट्रॉन इधर गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर गया, क्योंकि ये मीना है ये लीना है। तो जब इधर जाएगा तो इसका 2 वेक्टर बनेंगे। तो देखो ये डायपोल बन गया, ये डायपोल बन गया। 2 डायपोल ना तो इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। तो अगर मान लो ये μ1 है, ये μ2 है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा? 20 से, तो ये μr हो गया। तो ये देखा गया कि 2 वेक्टर अगर इनके ये मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन किसी भी 120 एंगल पे है, तो इनका μr आएगा। μr आ गया, और इसका जो मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो जो ऊपर बना हुआ है, ये ऊपर बना हुआ है, तो इधर डायपोल इधर होगा, तो एक डायपोल ऊपर है
और एक डायपोल कैसा है, नीचे है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड, ये जो मैग्नीट्यूड है ये वाला, ये कैसा है, सेम है। या इसको म्यू आर बजाए तो इसको मान लो म्यू वन डैश, ये म्यू वन मान लिया और ये कोई म्यू होगा। अच्छा ये बताओ, ये जो मैग्नीट्यूड सेम है, ये मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ये डंडा सेम है, डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो 0 हो जाता है। अब ये तो हो गया किताब की तरह। और अगर ऐसे समझना है तो सेंटर आइटम आइडेंटिकल आइटम से जुड़ा हो, सेंटर के पास कोई लोन पेयर ना हो और इनकी बॉन्ड एंगल 120, एक सब बॉन्ड एंगल सेम हो और बॉन्ड लेंथ भी सेम होता है, तो म्यू बराबर क्या होगा, 0, तो ये तीनों का 0 होगा। तो चाहे इसका निकालो चाहे इसका निकालो, म्यू इक्वल टू 0। अब आती है MX4, तो M का मतलब हो गया कार्बन, तो यह मान लो CCl4 है। M का मतलब हो गया कार्बन, तो मान लो यहाँ हो गया हाइड्रोजन, ये रहा। M का मतलब ये हो गया कार्बन, मान लो यहाँ ये है, तो CCl4, CH4, CF4 अगर मान लो इनको लेते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ भी देखो, तो ये देखो सेंटर आइटम है, तो ये सेंटर आइटम है और ये सेंटर आइटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं और चारों इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन से जुड़े हैं, सिंगल सिंगल से। अगर ये सिंगल सिंगल से जुड़े हैं, ये सिंगल सिंगल से जुड़े हैं, इनको जोड़ दीजिए, तो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ठीक है, ये जुड़ गया। तो अगर आप खुद देखिए, अगर ये जुड़े हुए हैं तो क्या कहेंगे, सेंटर आइटम्स, सेंटर आइटम आइडेंटिकल आइटम, यानी एक जैसे आइटम से लगे हैं, इनके पास कोई लोन पेयर भी नहीं है और इनके पास जो है लोन पेयर ही नहीं है और इनके जो बॉन्ड लेंथ होंगे वो सेम होंगे, तो म्यू बराबर क्या होगा, 0। ये तो हमारे डिफिनीशन ही लिखा है पूरा कि 0। एक तो डिफिनीशन हो गया अपने तरीके से, और चाहो बना लो। देखो ये वेक्टर है, ये अपने तरफ खींचेगा, मतलब डायपोल जाएगा, ये मीना है, ये लीना है, ये अपने तरफ जाएगा, ये लीना है, ये मीना है, ये अपनी तरफ जाएगा, तो ये लीना मीना हो जाएगा। अब देख लो, दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस, ये देखो इन दोनों को ले लिया, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा इनका, 0। ये वेक्टर हैं दो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस, तो इनका म्यू क्या हो गया, 0। तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्टेंट 0 हो गया। तो ये सब के सब 0 होंगे। तो आप चाहे जिसको बनाओगे डायपोल मोमेंट 0, और नहीं तो फिर आप याद कर लो, ठीक है। तो आप ये बना लीजिए, ये PCl5 हो जाएंगे, तो ये डायपोल मोमेंट है, PCl5 हो जाएगा, इसका SF6 हो जाएगा एग्जाम्पल, इसका IF7 हो जाएगा। तो जितने अगर आइडेंटिकल हैं, लोन पेयर नहीं है, तो आपका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो कोई सेंटर सबका बना के देख लो, लोन पेयर है ही नहीं। अब अगर लोन पेयर होगा, जैसे पानी है उसके पास लोन पेयर है, डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, तो वो किस में आ जाएगा, इर्रेगुलर ज्योमेट्री, यानी सेंट्रल आइटम अटैच आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल आइटम, बट एक लाइन ये जरूरी होगा, सेंटर आइटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब लोन पेयर रखेगा तो म्यू बराबर 0 नहीं होगा, लेकिन दो एक्सेप्शन है, एक है XCF2 और एक है XCF4। लोन पेयर होने के बाद भी म्यू 0 होते हैं, तो यही सवाल एग्जाम में आता है। तो जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वहाँ एक्सेप्शन में लिखवा देंगे। तो इसको नोट करो, फिर अगला हेडिंग लिखाते हैं। ये NCERT में कहीं नहीं लिखा है, NCERT में लिखा है अलग अलग, कहीं कहीं पॉइंट लिखा है, पूरे केमिस्ट्री में मैंने एक साथ लिखा दिया है।
अब तुम्हें पूरी पॉइंट ढूंढ के दिखाएंगे तो फिर अब टाइम में ख़त्म हो जाएगा। इससे अच्छा जब पढ़ाएंगे लाइन लाइन तो बताएंगे। अब अगर आप PCL 5 लेना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम में आपका आया था, ये एग्ज़ाम में था कार्बन डाइऑक्साइड था और एक ऑप्शन था आपका पायरा क्लोरो बेंजीन। तो लिखा था 2020 में सवाल था, 2021 में था, विच ऑफ द फॉलोइंग्स गिवन बिलो म्यू इक्वल टू 0। तो उसमें 4 एक साथ लिखे थे। तो 4 में पहला ऑप्शन ये था, तो ये आंसर होगा 0। दूसरा था BF3 होगा 0। एक था कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हो, जैसे मान लो यहाँ CO2 लिख दिया, तो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये ले लो। देखो ये सेंटर है तो C सेंटर हो गया। तो सेंटर के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज होगा। ये है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6। ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ये 6 हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग कर लिया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया, ये शेयरिंग कर लिया। तो इसमें एक सिग्मा एक पाई है। तो पाई बॉन्ड से कोई मतलब ही नहीं, किससे मतलब है, सिर्फ सिग्मा से। तो ये आपका मीना हो गया, ये हो गया लीना हो गया। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर, तो डायपोल भी इधर होगा। तो पहले वाले का डायपोल ये और दूसरे वाले का डायपोल क्या होगा, ये दूसरे का डायपोल ये। तो 2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, तो म्यू बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में देखना होता है। ये भी ऑप्शन में था। तो लिखा था 2020 में 4 ऑप्शन था और एक ऑप्शन में 4 पॉइंट था। तो एक था BeCl2, एक था आपका CO2, एक था BF3 और एक था पायरा क्लोरो बेंजीन। तो आपको ये कहना था यही सही है, क्योंकि ये ऑप्शन में 0 सब में आ रहा था। तो ये आपका ये भी उसमें था। अब अगला आता है PCL 5। तो PCL 5 ले लो, सबका 0 होगा। तो PCL 5 में अगर लेते हैं तो ये फास्फोरस है। तो फास्फोरस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, और इससे क्लोरीन लगा होगा। तो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, तो ये आपका क्लोरीन है और इनसे क्लोरीन लगा होगा। तो क्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं। ये हो गया। तो देखो इसका भी 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखो ये दोनों कैसे हैं, ये मीना है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो डायपोल भी इधर। ये मीना है तो इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। देखो ये 0 हो गया, ये 0। तो इसका म्यू बराबर क्या हो गया, 0। और देखो ये अगर आप देखते हैं ये वाला डायग्राम, इसको मैं फिर से बना देता हूँ। इसको लाल से बनाते हैं क्योंकि अभी छोटा छोटा बनना है ना, तो दिखता नहीं होगा। तो ये बना देता हूँ इसको रेड से। ये रेड से बना दिया, ठीक है। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये 20 से, तो इसका रिजल्टेंट गया 20 से, ये 20 से। तो एक वेक्टर है जिसका रिजल्टेंट ये 20 से जा रहा है, इसका कहेंगे ये म्यू डैश। और ये वाला वेक्टर है जिसका रिजल्टेंट नीचे है, ये। तो 2 वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन है, तो म्यू बराबर क्या होगा, 0। तो इनका रिजल्टेंट ये एंगल से पास हुआ है, तो ये भी म्यू और ये म्यू आपस में कैंसिल करके 0। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। नहीं समझ में आया? अरे ये किधर खींचेगा, अब खींचना नहीं जान पाओगे तो क्या करोगे ज़िंदगी में पढ़ के यार। पूछना तो भी पूछ लो, पढ़ा पढ़ा के थक गए। ये मीना है, ये लीना, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब कल फिर पूछो नहीं जान पाए, तो फिर तब जहाँ पढ़े होगे तो वहाँ कितना बढ़िया पढ़ाते होंगे। सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, क्योंकि अभी मैंने ये लाइन बताने से पहले आपको मैंने चार्ट बना दिया था, पूरा ये चार्ट, और वही चार्ट को लेके चल रहा हूँ। अब मीना लीना ही नहीं पता है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं पता है, तो फिर क्या करें पढ़ा के। तब लिखा हुआ छपवा देता हूँ पूरा भी लाइन से, या घर पे रटो। काली काली भैंस होती है, गाय होती ही नहीं है।
अभी आते ही पहले पूरा समराइज किया हूँ, लीना मीना, फिर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर लिख दिया हूँ। अब जाए घर पे यादें नहीं करो, सब तो हमारे ऊपर छोड़ दो कि अभी हम एग्ज़ाम देंगे तो सर को बोल देंगे हमारा एग्ज़ाम दे आओ। सोने कुदार दे दो कि नाली खोदो बैठ के लिए, ठीक है। तो ये अब इसको अप्लाई करना होगा, क्योंकि इससे बिना पेपर अब यही उठा के उस बार 4 सवाल दिया, 2022 से 21 में 1 सवाल दिया, आपको दिया था FBCL 5 था, उस दिन जो सवाल दिया था, तो वही तो पढ़ा रहा हूँ, पूरा एक साथ पढ़ा रहा हूँ। अब वहाँ भी नहीं हिला पाए तो यहाँ भी नहीं हिला पाओगे, क्योंकि यहाँ कहानी तो वेक्टर की चल रही है और हेडिंग भी लिखा दिया भैया बिना वेक्टर से काम नहीं चलेगा। इसको हम डंडा बोल रहे हैं, डंडा, ये गलत वर्ड है डंडा, लेकिन क्या करें, आप गांव से आए तो डंडा नहीं बोलेंगे, लाठी डंडा तो देखे रहते हो, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड्स। तो ये डंडा बहुत ज़रूरी है, डंडा अगर बराबर होगा तभी होगा। तो यहाँ में अगर रिजल्टेंट 0 कर रहे हैं तो ये डंडा बराबर है, यहाँ अगर हम 0 कर रहे हैं तो ये मैग्नीट्यूड बराबर है तभी 0 हो रहा है, वरना 0 नहीं हो सकती, बता चुका हूँ चार्ट में पूरा बातें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी, ये सबकी 0 होगी, कि देखो किस पे डिपेंड कर रहा है। ये जो मैं आपको ऊपर लिखाया हूँ चार्ट, ये तो मेरा तरीका है कि 0 होगा, लेकिन आ जाओ किताब के लिए, क्या करेंगे आप, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये किस पे डिपेंड कर रही है, ज्योमेट्री एंड शेप। देखो ये डायग्राम बना रहे हैं, तो डायग्राम क्या कहलाती है, ज्योमेट्री एंड शेप। तो ये जो एनसीईआरटी मैंने लाइन लिखा है, अब तुम किसी से बोल दो कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिपेंड करती है ज्योमेट्री एंड शेप पे, तो पगला जाएगा यार। ज्योमेट्री शेप का मतलब क्या, यही तो शेप पूरा बनाया हूँ, देखो ये पूरी ज्योमेट्री है, फिर शेप। अब इसमें लोन पेयर कहीं है ही नहीं, तो यही ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, शेप। तो अब इसका शेप क्या कहलाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर्स। इसकी क्या कहलाएगी, शेप लीनियर्स, और चाहे ज्योमेट्री कहो लीनियर। इसे क्या कहोगे, टेट्राहेड्रल, चाहे ज्योमेट्री कहो चाहे शेप, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है ही नहीं। यहाँ पे ये बोलेंगे, ये आपको बना देगा, ये 3 एंगल बनेंगे, ये जैसे देखो PC ये इसी तरह है, ये देखो इसका एक नाम और है, पढ़ाएंगे, इसका नाम है इसका नाम है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल और इसे बोलते हैं एक्सियल। तो बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल्स, आगे पढ़ाएंगे शेप के बारे में, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे और 3 एंगल रहेंगे। तो देखो ये और ये एकदम सेम है, ये वाला ये B हो गया और ये CL है, मतलब ये B हो गया और ये 3F है, तो ये B हो जाएगा और 3 CL लगे हैं, तो इनका भी 0, यानी इन सब का 0, और ये ऊपर नीचे है तो इनका भी 0। तो इसका मतलब है कि ये आपका 0 हो गया। अब आपका MX6 टाइप का है, यानी एग्जाम्पल है SF6। तो जितने ये ज्योमेट्रिकल, जो आपके ज्योमेट्री और शेप की बात करते हैं, इनमें कोई लोन पेयर नहीं है किसी के पास। जब लोन पेयर नहीं है तो इनका म्यू 0 होगा। तो काहे के लिए इतना टेंशन लें, एक बार आपको रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ लें और बिना लगाए बिना आंसर दे दें। तो आपको कई भाषा में पढ़ा रहा हूँ, एक तो आपका अपनी भाषा दिया, दूसरी आपकी अपनी एग्जाम्पल दिया, तीसरी आपको किताबी भाषा ये बता रहा हूँ। तो किसी अगर ना लगे तो कहिएगा, कोई सवाल की बात करता हूँ। अब इस पे आ जाइए, ये भी वही कहानी है। ये है आपका S, तो सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 6 को जोड़ दो तो ये 6F हो गया। अब यहाँ SF ये 6 है तो SFCl ये भी हो सकता हो, तो इनको जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा। अब आप जब इनको बना लेंगे, जब इनको आप बना लेंगे तो आप देखिए, अभी थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया एक इलेक्ट्रॉन, ये दिखा दिया आपको, Cl है ना, तो Cl ले लो। चलो जब बनाए तो F ले लेते हैं, ये ले लिया आपने, ठीक है। तो इसको भी हम आपको थोड़ा बढ़िया बनाएंगे। हमारा ट्रिक है, 3 ट्रिक है। अगर कोई सेंटर आइटम्स 3 या 4 से जुड़ा हो तो आप कहीं रख के जोड़ लीजिए, अगर साथ में लोन पेयर तब भी रख लीजिए। अगर 5 है तो लोन पेयर इक्वल, 6 है तो 6 के लिए एक डायग्राम होता है जो आप ऐसे बनाएंगे, ये डब्बा, और ये डब्बा का नाम होगा स्क्वायर। अभी आपको पढ़ाएंगे इसका डिटेल, अभी तो मैं ऐसे सिंपल बता देता हूँ कि आप जान लीजिए। यही वाला मैं इसको सही बना रहा हूँ, मतलब सही ये भी है, ये भी सही है, तो ये बना दिया। क्योंकि अभी हम आपको हर चीज़ नहीं बोल सकते हैं, भले आप कहीं सीखे हो, लेकिन हम जानते हैं ये, तो ये आपको बुलाएंगे ये। तो आगे चल के इसका नाम हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल्स। अब जैसे आक्टा लगता है 8, नहीं, आक्टा माने 6 लोग लगे होंगे और जुड़े हों, मतलब हेड माने हेड्रल, तो 6 लोग जुड़े हैं तो क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल्स। तो देखो इसमें देखो, ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये मीना हो गया, ये अपनी तरफ खींचेगा तो मीना हो गया, तो 2 वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शंस,
अपोजिट डायरेक्शन से। ये देखो, तो इसका म्यू क्या हो गया 0, तो ये वाला खींचेगा तो इसका म्यू क्या होगा 0, म्यू 0। ये ऊपर नीचे खींचेगा, समझ में आ रहा है, ये ऊपर नीचे खींचेगा तो इसका म्यू 0। तो अल्टीमेट रिजल्टेंट क्या होगा, पूरा r बराबर क्या होगा 0। ये तो डायग्राम से हो गया, यानी ज्योमेट्री से हो गई, या चाहे शेप बोलो, इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। लेकिन इसको सही भाषा में क्या बोलिए, ये सेंटर है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है और ये आइडेंटिकल से जुड़ा हुआ है, इनकी बॉन्ड एंगल सेम होती है। तो सबकी बॉन्ड एंगल कितना होती है, ये इस पर डिपेंड होता है 90 डिग्री पे। यानी आपका जो एंगल होगी SF, यानी FS से लगा होगा ऐसे, तो परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो इसमें 6 एंगल कैसे होते हैं, 6 करें, हाँ 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 एंगल कितना होगा 90 डिग्री पे, यानी सबका एंगल बराबर होगा। या 3 डिग्री कैसी होगी 180 की। तो हमने क्या लिखा है, सेंटर आइटम अटैच आइडेंटिकल आइटम, और बॉन्ड लेंथ भी सबका सेम होता है, जितना लंबाई इसकी होगी उसकी इसकी सबकी लंबाई होगी, और बॉन्ड एंगल भी सेम है। तो म्यू बराबर क्या होगा 0। तो बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ ना जान पाओ तो ये तो देख लो कि भैया आइडेंटिकल जुड़ा हो और कोई लोन पेयर ना हो, तो म्यू बराबर 0। ऐसे उसमें भी होता है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 फ्लोरीन लगा हुआ है, सातों खींच के 0 कर देंगे, यानी कोई लोन पेयर नहीं है, तो सबका म्यू बराबर 0 हो गया। तो ये आपका क्लियर हो गया कि जितना ये हम पढ़ेंगे सबका म्यू बराबर 0 है। अब यहाँ म्यू से बोलेंगे 0 है तो क्या कहेंगे, ये NP है, नॉन पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये सब कैसे हैं, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, सब नॉन मेटल है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे पढ़ेंगे, 2, कौन कौन होगा, एक होगा पोलर और दूसरा कैसा होगा नॉन पोलर। ये अब अगला जो पढ़ाएंगे आपको इर्रेगुलर ज्योमेट्री, उसमें आपका H2O आएगा, अमोनिया आएगा, कई सारे आएंगे। अभी ये हो गया सिंपल। अब इसमें जो है थोड़ी 1-2 पॉइंट आपको बढ़ाएंगे। तो पहले आप बेसिक जानो, तब आपको कोई थोड़ा एक्सेप्शन डालें, हम पहले एक्सेप्शन ही पढ़ा दें फिर घुमा करो। तो आपको ये रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है ये पता होना चाहिए। आपके जो फार्मूला था उस फार्मूले को मैंने कहीं यूज नहीं किया, ना कहीं बताया एंगल कितना होता, ना एंगल रख के बताया। तो इसका मतलब ऐसे केमिस्ट्री के हम बहुत सारे फार्मूले आपको हटा देंगे, जो आपका आंसर वही आएगा। आंसर गलत नहीं हो सकता।